हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक जो कि है हमारा एओलियन प्रोसेसेस इन लैंडफॉर्म। तो आज हम दो बुक फॉलो करने वाले हैं। सबसे पहला हमारा रिचर्ड जॉन हगर्ट और हमारा एक समरफील्ड बुक। तो देखिए, ये सब जो टॉपिक है मैंने प्रीवियस क्लासेस में इसे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है, जो भी रेड मार्क में दिया गया है। और आज हम कवर करके हम ये सब टॉपिक विंड और जो टॉपिक इतना विंड से रिलेटेड है, आज हम सब कुछ यहाँ एओलियन ये सब टॉपिक जो हम ऑलमोस्ट आज कवर कर लेंगे। और मेनली हमारे ऐसे चैप्टर्स क्वेश्चंस आते हैं लगभग, और एक तो कास्ट हो गया, वोल्केनिक लैंडफॉर्म, और एक तो कोस्टल जियोमॉर्फोलॉजी। ये पढ़ने के बाद मोस्टली हमारा जियोमॉर्फोलॉजी 80% से ज़्यादा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर बने रहिए। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर जाके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको वहाँ पर PDF जो प्रोवाइड करवा दूँगा। ओके, सो सबसे पहले देख लेते हैं हमारा ये जो टॉपिक है। हमने ये सब अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया था, और हमने लास्ट क्लास में ये बुक रिचर्ड जॉन हगर्ट का चैप्टर 10 और ये सब अच्छे तरीके से कंप्लीट किया था। और आज हम पढ़ने वाले हैं रिचर्ड जॉन हगर्ट बुक का चैप्टर 12 और समरफील्ड बुक का चैप्टर 10। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो इस चैप्टर में देखिए क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देख लीजिए एओलियन एनवायरनमेंट। तो एओलियन एनवायरनमेंट, तो ये एओलियन होता क्या है? ये विंड होता है। ये एक एयर मास होता है, ठीक है। तो ये एक एयर मास किस तरीके से फ्लो करता है, कहाँ से लेकर कहाँ तक फ्लो करेगा? आपको क्या लगता है? हमारा जो एक एयर मास होता है वो हाई प्रेशर से लेकर लो प्रेशर की तरफ फ्लो करता है, ये हमें पता ही है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम लें तो जब अगर आप फ्रिज खोलते हैं, ठीक है, तो फ्रिज खोलेंगे तो फ्रिज का जो ठंडा हवा रहता है वो हमारा हाई प्रेशर है एज कम्पेयर टू हमारा बाहर में जो एयर प्रेजेंट है वो हमारा लो प्रेशर है। तो हमारा जो जब आप फ्रिज खोलेंगे तो फ्रिज के अंदर का जो एयर रहता है वो बाहर की तरफ आने की कोशिश करता है, ठीक है। तो एयर मास, हमारा जो एयर मास है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाने की कोशिश करता है, तो यही यहाँ पर बोला गया है। तो एयर मास मूव फ्रॉम एरिया ऑफ हाई प्रेशर टुवार्ड्स एरिया ऑफ लो प्रेशर एंड द स्पीड एट विच द एयर मूव्स विल बी डिटरमाइंड बाय द एयर प्रेशर डिफरेंस। ओके, सो सबसे पहले आप देख लीजिए कि डेजर्ट होता क्या है। तो डेजर्ट हम कब बोलेंगे? एक एरिया को हम रेगिस्तान बन गया, हम उसे कब बोलते हैं? जब वहाँ पर बहुत ही सालों सालों तक मतलब बारिश नहीं हो, सालों सालों तक तो नहीं, मतलब वहाँ बहुत ही कम अमाउंट का बारिश हो, लेस देन 300 mm अगर बारिश हो, बहुत ही कम वेजिटेशन वहाँ देखने को मिले, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अमाउंट का हमें रॉकी माउंटेन्स, प्लेट्यू, ऐसे बहुत सारे अगर हम देखने को मिले, और ये जो अर्थ का लैंड सरफेस का 1/3 पार्ट जो मतलब लगभग ये कवर करके रखे हुए हैं, तो ये भी आपको अगर देखना पड़ेगा। तो इस टाइप के एरिया को हम डेजर्ट बोलते हैं। तो बहुत सारे डेजर्ट जो होते हैं हमारा हॉट और ट्रॉपिकल होते हैं, और बट सम पोलर रीजन्स, हाँ, एंटार्क्टिका में भी हमारे डेजर्ट पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि एंटार्क्टिका में जो कुछ देखा गया है कि वहाँ भी बहुत ज़्यादा सूखा पाया जाता है, ठीक है, ड्राई रहता है, वहाँ भी बारिश नहीं होता है, तो उस एरिया को हम ड्राई मतलब डेजर्ट बोलते हैं। कि ऐसा नहीं कि सिर्फ जहाँ बारिश नहीं हो रहा है, रेगिस्तान, उस टाइप के एरिया को हम सिर्फ ये बोलेंगे, ठीक है। तो मेनी डेजर्ट्स आर हॉट और ट्रॉपिकल, बट सम पोलर रीजन्स इंक्लूडिंग एंटार्क्टिका आर डेजर्ट्स बिकॉज दे आर ड्राई। एरिडी फॉर्म्स द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेजर्ट्स। ओके, सो इन 1953 हमारा क्या हुआ? पेवरिल मेक्स हमारा क्या किए, वो डेजर्ट रीजन जो अर्थ में प्रेजेंट है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिए अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन दे रिसीव, कि हर साल वो कितना अमाउंट का वहाँ पर ही बारिश होता है, उसके अकॉर्डिंग हमारा वो 3 कैटेगरी में हमारा डिवाइड कर दिए। तो सबसे पहला क्या था कि वहाँ पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट का एरिड लैंड पाया जाता है, हैव एटलीस्ट 12 कंजिक्यूटिव मंथ्स विदाउट रेनफॉल, मतलब वहाँ पर मतलब पूरा साल भर अगर बारिश ना हो तो उसको वहाँ पर बोला गया कि वो एक्सटेंसिव एरिड लैंड्स हैं। फिर एरिड लैंड किसे बोला गया? जहाँ पर लगभग हैव लेस देन 250 mm ऑफ एनुअल रेनफॉल अगर वहाँ पर होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक जगह को वो एरिड लैंड बोलेंगे। और सेमी एरिड लैंड हम कब बोलेंगे? जहाँ पर अगर हमारा मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन जो है अगर वो हमारा 250 से लेके 500 mm तक अगर होता है तो उस टाइप के एरिया को हम क्या बोलेंगे? सेमी एरिड लैंड। तो ये सब टर्म थोड़ा थोड़ा याद रख लीजिएगा आप। और फिर एरिड और सेमिड एरिड लैंड, जी एक्सट्रीमली एरिड, ये सब क्या है? ये डेजर्ट होते हैं, ठीक है। तो एरिड और एक्सट्रीमली एरिड लैंड, ये और ये हमारा क्या है? इसको डेजर्ट बोलते हैं। और सेमी एरिड ग्रासलैंड्स, इसको हम मोस्टली क्या बोलते हैं? प्रेरीज और स्टीपीज बोलते हैं। तो आप ये बात को याद रखिएगा। नाउ फिर हमारे यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम हमारा वो क्या किए? यूजेस ए डिफरेंट इंडेक्स ऑफ एरिडिटी। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, AI = PE/P। तो ये क्या है? AI
वेयर P इज़ द पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन और P क्या है, एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो ये एडिडिटी का फॉर्मूला है, इंडेक्स ऑफ एडिडिटी। तो 4 डिग्री ऑफ एडिडिटी डिराइव फ्रॉम दिस इंडेक्स। तो इस इंडेक्स से मतलब ऐसे करके हमें 4 टाइप का हमें एडिडिटी देखने को मिला। क्या क्या, हाइपर एरिड, एरिड, सेमी एरिड और ड्राई एरिड। जहाँ पर एडिडिटी इंडेक्स अगर हमारा इतना रहा, ये वैल्यू का थोड़ा हमारा याद रखिएगा, ये वैल्यू कि हमारा एडिडिटी इंडेक्स अगर हमारा लेस देन 0.05 है तो उसे हम हाइपर एरिड बोलेंगे। अगर वो हमारा 0.05 से 0.20 के बीच में है तो एरिड बोलेंगे। उसी तरीके से आपको इसको याद रखना है। ठीक है, नाउ फिर हमारा एओलियन प्रोसेसेस और लैंडफॉर्म, मतलब यहाँ पर एओलियन प्रोसेसेस आखिरी एयर होता क्या है, तो एयर एक डस्टी गैस है जिसमें डस्ट प्रेजेंट रहता है। तो वो हमारा 3 तरीके से मूव करता है। सबसे पहला वो स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीमलाइन मतलब विच आर पैरेलल लेयर्स ऑफ मूविंग एयर। ठीक है, पूरा पैरेलली लेयर एक दूसरे के मूव कर रहे हैं, पूरा एकदम साइंस से हवा चल रहा है। फिर टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो अगर हम पढ़ चुके हैं हमारा इससे पहले। फिर लामिनार टर्बुलेंट फ्लो, जहाँ मतलब जहाँ तहाँ ऐसे पूरा एकदम तूफान जैसा चल रहा है। ठीक है, जहाँ तहाँ एयर हो गया मूव कर रहा है अलग डायरेक्शन में। और फिर वॉर्टिसेस, ये क्या होते हैं, विच आर हेलिकल और स्पाइरल फ्लो कॉमनली अराउंड ए वर्टिकल सेंट्रल एक्सिस। ठीक है, तो ये गोल गोल डायरेक्शन में इस तरीके से अगर फ्लो कर रहा है तो इस तरीके से हमारा जो है एयर जो है फ्लो करता है। तो इतना खास इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन यहाँ पर फिर देखिए ये एक तो आप आ सकता है टर्म जो मेनली याद रखिएगा ये कहाँ पर ये यूज हो रहा है। तो जो लैंड फॉर्म हमारा डेवलप होंगे, लैंड फॉर्म असेंबलेजेस इन द डेजर्ट। तो हमारा कौन कौन सा होते हैं, डेजर्ट, माउंटेन, प्लाया। ये जो टर्म है ना हमारा एग्जाम में मेनली पूछा जाता है कि प्लाया कौन सा एओलियन लैंडफॉर्म कहाँ को ये टर्म आता है। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि प्लाया हमारा एओलियन लैंडफॉर्म का टर्म है। ठीक है, तो डेजर्ट, फ्लैट, इसी तरीके से ये सब जो टर्म है आपको मेनली इसको याद रखना है। बेड लैंड्स, ये सब जो टर्म है मेनली हमारा ये इंपॉर्टेंट होता है, तो आप इसको याद रखिएगा। ओके, नाउ हमारा जो विंड वेलोसिटी प्रोफाइल को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला इसका होता है। इसे बस आप ध्यान में रखे रहिए, उतना खास इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन हाँ इसे बस ध्यान में थोड़ा रखे रहिए कि इसमें टर्म क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पर जो यू जेड है ये क्या है, विंड स्पीड एट हाइट जेड। फिर जेड हमारा क्या है, इज हाइट अबव द ग्राउंड। कप्पा इज द करमन कांस्टेंट विच इज यूजुअली टेकन एज 0.4। फिर जेड जीरो इज रफनेस लेंथ विच डिपेंड ऑन ग्रेन साइज एंड यू स्टार इज द शियर फ्रैक्शन डिफाइंड है ये फॉर्मूला से। तो ये बेली जो है थोड़ा सा आप इसको ध्यान में रखिएगा क्या है क्या नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा बस कि कहाँ पे क्या टर्म यूज हो रहा है, बस वही आपको याद रखना है। और फिर यहाँ पर देखिए विंड वेलोसिटी प्रोफाइल, इसको किस तरीके से ये हमारा डिफाइन किया गया है। नोट दैट द रिलेशनशिप बिटवीन विंड वेलोसिटी और हाइट इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अगर हमारा रिलेशन लेते हैं विंड वेलोसिटी प्रोफाइल और हाइट का, ठीक है, तो हमारा वो किस तरीके से उसका ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, कर्व आएगा, किस तरीके से आएगा आपको बताना पड़ेगा। तो उसका आंसर क्या होगा, हमारा वो स्ट्रेट लाइन आएगा, बिकॉज द हाइट एक्सिस इज लॉगरिथमिक इन द डायग्राम शोइंग दैट वेलोसिटी प्रोफाइल इन वाटर, द हाइट एक्सिस अरिथमेटिक एंड रिलेशनशिप इज ए कर्व। ठीक है, जो हम फिगर 9.2 मतलब फिगर 9.2 कहाँ बोलूँ आपको, वो शायद से यहाँ पर किए नहीं हम लोग, लेकिन आप इसका बुक का अगर फिगर 9.2 देखेंगे तो वो कर्व टाइप का आता है। जब अगर हमारा किसी के बीच में लेंगे वेलोसिटी प्रोफाइल इन वाटर, ठीक है, द हाइट एक्सिस अरिथमेटिक, ओके, अगर इसके बीच में लेते हैं तो यहाँ पर ही हमारा जो है प्रोफाइल इसका कर्व आएगा। और अभी जो विंड वेलोसिटी प्रोफाइल और इसके हाइट के बीच में लिए हैं तो यहाँ पर हमारा जो है ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन आया है। तो इसको आपको याद रखना है। इस डायग्राम को और एक बार आप देखिए अच्छे से, अगर समझाऊं तो जो रिलेशन है ना विंड वेलोसिटी और हाइट का यहाँ पर जो रिलेशन होता है, इसके वजह से मतलब हमारा जो हाइट एक्सिस यहाँ पर दिख रहा है ये लॉगरिथमिक है, इसीलिए यहाँ पर जो है हमारा ये ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन आया है। लेकिन वही अगर आप फिगर 9.2 जो दिया गया है इस बुक का, वहाँ पर अगर आप देखिएगा तो वहाँ पर जो है वेलोसिटी प्रोफाइल इन वाटर अगर हम देखें और उसका हाइट एक्सिस, तो वहाँ पर जो हाइट एक्सिस है वो हमारा एरिथमेटिक फॉर्म में है। तो इसलिए वहाँ पर जो हमारा ग्राफ आएगा, ग्राफ जो ऑब्टेन होगा वो हमारा कैसा होगा, कर्व होगा, वो स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा। तो इस बात को आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो एज एयर इज अबाउट 1000 टाइम्स लेस डेंस देन वाटर इट कैन नॉट ट्रांसपोर्ट सच लार्ज पार्टिकल्स। ओके फाइन, ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर हमारा देखिए विंड इरोजन कैसे होते हैं। विंड इरोजन होने के हमारे 2 मेनली प्रोसेसेस होते हैं। सबसे पहला हमारा होता है डिफ्लेशन और फिर होता है एब्रेशन। याद रखिए क्या बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि विंड इरोजन हमारा 2 प्रोसेस की वजह से होता है। सबसे पहला हमारा डिफ्लेशन और दूसरा है एब्रेशन। तो डिफ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन होता है रिमूवल ऑफ लूज पार्टिकल्स बाय द विंड।
ठीक है। तो हमारा कुछ ही पार्टिकल इस तरीके से, सपोज इतना बड़ा लैंड है, तो यहाँ पर जो पार्टिकल कुछ प्रेजेंट है वो बहुत ज़्यादा लूज है। तो यहाँ पर जब भी अगर हमारा हवा आएगा, तो यहाँ पर जब हवा चलेगा तो ये जो विंड है ना, मतलब जो पार्टिकल यहाँ पर मौजूद थे वो हमारा ब्लो आउट होकर यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो ये जगह क्या होगा, हमारा जगह पूरा खाली हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ गड्ढा हो जाएगा। तो इस टाइप के यहाँ मतलब एरिया को क्या बोलते हैं, डिफ्लेशन बोलते हैं। तो इस बात को मेनली याद रखिएगा। डिफ्लेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ लूज पार्टिकल्स बाय द विंड। तो स्मॉल सेडिमेंट्री पार्टिकल ये जो रहते हैं ज़्यादा ससेप्टेबल रहते हैं, मतलब ये विंड इरोजन इससे ज़्यादा होते हैं, विंड से मतलब स्मॉलर सेडिमेंट्री पार्टिकल में, देन हमारा लार्जर पार्टिकल्स। ओके, तो इस बात को भी याद रखिए। और फिर यहाँ पर जो है इसको पढ़ लीजिएगा, क्या है क्या नहीं है, उतना खास इंपॉर्टेंट है नहीं, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो जो वर्ल्ड हॉट डेजर्ट आर ए लीडिंग सोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक डस्ट। इवन टेम्परेट एरिया में प्रोड्यूस डस्ट। इन साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया अ विंड ब्लोन डस्ट को हम लोकली क्या बोलते हैं, पारना बोलते हैं, जो कि हमारा बहुत ही बड़ा एरिया कवर कर लेता है। फिर सॉइल इरोजन जो हमारा विंड के वजह से होता है वो बहुत ज़्यादा वेल डॉक्यूमेंटेड और वेल नोन है, जो कि हम पेज 355 में इस बुक का देख सकते हैं। तो फिर हमारा आते हैं एब्रेशन। तो एब्रेशन ये क्या होता है, तो एब्रेशन इज़ द cannonading of rock and other surfaces by particles carried in the wind, a sort of natural sand blasting। ठीक है। तो इसका बोलने का मतलब क्या है, जैसे देखिए अगर सपोज यहाँ पर हमारा एक पत्थर है, ठीक है, ये पत्थर है, तो पत्थर में जब भी अगर हमारा जो सैंड मतलब देखिए एयर जो मूव कर रहा है, तो एयर जब मूव कर रहा है उसमें हमारा छोटा छोटा पार्टिकल है, जैसे कि सैंड, सिल्ट, ये अगर हमारा मूव कर करके अगर जाके ये रॉक में अगर लगता है, ठीक है, तो ये रॉक क्या होगा, हमारा धीरे धीरे मतलब एब्रेड होने लगेगा, यहाँ पर धीरे धीरे गड्ढा होने लगेगा इस टाइप से। तो इस टाइप के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एब्रेशन बोलते हैं। समझ में आ गया कि हमारा यहाँ पर दो प्रोसेस पढ़े, डिफ्लेशन और एब्रेशन, ये क्या क्या होते हैं, इसको आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नाउ विंड ट्रांसपोर्ट। तो देखिए बिफोर द विंड कैन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल्स इट मस्ट लिफ्ट देम फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस। ऑब्वियसली तो पार्टिकल जो होते हैं आर रेस्ड बाय लिफ्ट which is produced by the Bernoulli effect and the local acceleration of wind and bombardment of by particles already in the air। ठीक है। तो अगर हम देख लेते हैं आगे यहाँ पर फिर क्या है कि हमारा जो है विंड जो ट्रांसपोर्ट होता है मेनली 4 प्रोसेसेस से होते हैं। सबसे पहला है हमारा सॉल्टेशन, फिर है रैप्टेशन, सस्पेंशन और क्रीप। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे तरीके से सुनिएगा। ओके, सो दिमाग खुले रखिए, ज़्यादा इधर का बात मत सोचिए, सीधा देखिए यहाँ पर क्या पढ़ा रहा हूँ। तो सॉल्टेशन, सबसे पहले देखते हैं सस्पेंशन, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सपोज कीजिए ये हमारा सरफेस एरिया है, सरफेस मतलब ग्राउंड सरफेस है। तो ग्राउंड सरफेस में जो भी अगर हमारा एयर जो है अगर मूव कर रहा है, तो एयर जो है मतलब नीचे नहीं, ग्राउंड सरफेस में एयर जो है ऊपर तरफ जो मूव कर रहा है, ये हमारा एयर पार्टिकल इसमें सस्पेंडेड होकर एयर में यहाँ पर ही मस्त मूव करता है, तो इसको हम बोलते हैं सस्पेंशन बोलते हैं। अगर वही फिर हम देखें तो यहाँ पर सॉल्टेशन क्या होगा, ये जो एयर हमारा अगर मूव कर रहा है तो एयर मूव करने के कारण क्या होता है, हमारा कुछ जो एयर होते हैं फिर अगर यहाँ पार्टिकल जो होंगे यहाँ पर आके नीचे आके मतलब चले जाएंगे, बाउंड हो जाएंगे, फिर से रिबाउंड हो जाएंगे, मतलब बॉल जैसे फेंका होगा टन 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 टन, इस तरीके से होते रहते हैं। तो इस टाइप के प्रोसेस को हम सॉल्टेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो लगभग रहता है सच मोशन इज कॉम्पाइंड टू शॉर्ट डिस्टेंस एंड हाइट ऑफ अबाउट 2 मीटर, मतलब नीचे से लगभग 2 मीटर के डिस्टेंस में यहाँ पर लगभग जो है ये होते रहता है इस तरीके से। ठीक है, तो जब तक एनर्जी रहेगा फिर हमारा आता है रैप्टेशन। तो रैप्टेशन क्या होता है, ऐसे देखिए ये जो पार्टिकल है ना, जैसे हम इसमें फ्लो किए थे तो सॉल्टेशन में क्या हो रहा था, ये हमारा इस तरीके से मूव कर जा रहा था। ठीक है, ये इस तरीके से फिर मूव कर जाता, फिर इस तरीके से यहाँ पर चले जा रहा था। लेकिन रैप्टेशन में क्या होता है, ये पार्टिकल अगर एक बार सरफेस को अगर हीट करेगा तो उसके पास इतना एनर्जी नहीं रहेगा कि वो यहाँ से यहाँ पर मूव कर पाए। ठीक है, तो क्या होगा कि हमारा यहाँ पर जो पार्टिकल मौजूद हैं वो पूरे चारों तरफ फैल जाएंगे। ठीक है, तो एक कैसा प्रोड्यूस करेगा, रिलीज ए स्मॉल स्प्लैश लाइक शावर ऑफ पार्टिकल्स दैट मेक स्मॉल हॉप्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। मतलब यहाँ पर जो पहले से पार्टिकल प्रेजेंट है उसमें ये पार्टिकल लगा तो यहाँ का ये पार्टिकल उड़ गया और इसका जो पार्टिकल था वो भी उड़ गया। सपोज कीजिए एक मट्टी में हाथ में पूरा मट्टी को ऐसे, गीला मट्टी को ऐसे पकड़ो हैं आप, उसको जो ज़मीन में जोर से आप पटकेगा तो वो क्या होगा उस दौरान, फिर हमारा क्या होगा, पूरे चारों तरफ उसका जो पार्टिकल वो चारों तरफ फैल जाएगा और वहाँ पर जो छोटा मतलब जहाँ पर आप पटके हैं वहाँ का जो पार्टिकल होगा वो भी निकल जाएगा। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रैप्टेशन बोलते हैं। फिर क्रीप क्या होता है, देखिए ग्राउंड सरफेस है तो ये जो पार्टिकल हमारा होता है वो ग्राउंड में रोल कर करके वो मूव करते रहता है इसी तरीके से, तो इसको हम बोलते हैं क्रीप।
ओके, तो हम ये पढ़ लिए कि 4 प्रोसेसेस से हमारा विंड जो है ट्रांसपोर्ट होता है। नाउ ओके, तो यहाँ से हो गया हमारा ये सब। तो ये सब आप देख लीजिएगा क्या है क्या नहीं है। जो मैं टर्म जो मार्क किया हूँ ना, ये जो अंडरलाइन किया हूँ, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको उसको पढ़वा दे रहा हूँ। ओके, तो फिर विंड डिपोजिशन। फिर हमारा विंड जो है डिपोजिशन किस तरीके से होता है। विंड डिपोजिशन में टेक प्लेस इन 3 वे। सबसे पहला हमारा है सेडिमेंटेशन, फिर है एक्रीशन, फिर हमारा एंक्रोचमेंट। ये भी काफ़ी ईजी है, इसे अच्छे तरीके से हम देखिए समझते हैं। तो सेडिमेंटेशन क्या होता है। सेडिमेंटेशन हमारा कब होगा, जैसे देखिए हम इससे पहले पढ़े ना, 4 प्रोसेस पढ़े, तो उसमें क्या क्या हो रहा था। हमारे कुछ पार्टिकल जो ऐसे इस तरीके से आ रहे थे, ड्रॉप कर रहे थे, कुछ पार्टिकल ऐसे रोल कर कर कैसे मूव कर रहे थे, जो क्रीप कहला रहे थे। फिर हमारा जो रेप्टेशन में क्या हो रहा था, पार्टिकल यहाँ पर ही आया, इसको हिट किया, यहाँ पर से ऐसे फ्लो हो जा रहा है, ठीक है। तो हमारा फिर सस्पेंशन में क्या हो रहा था, इस तरीके से हमारा एयर में ही मूव कर रहा था पार्टिकल तो यहाँ पर जितने भी पार्टिकल हैं, अगर वो हमारा अब जो सेडिमेंटेशन में क्या होता है, वो सब मूव करना बंद कर देंगे और जो नीचे फिर आके वहाँ पर डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देंगे, तो उसको हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा सेडिमेंटेशन यहाँ पर जो डिपॉजिट हो रहा है पार्टिकल का, वो 2 तरीके से हो सकता है। एक होता है ड्राई डिपोजिशन और एक होता है वेट डिपोजिशन। अगर यहाँ पर किसी भी टाइप का पानी का इन्वॉल्वमेंट ना हो, ठीक है, मतलब एयर के वजह से हमारा जो पार्टिकल जो है, अगर वो नीचे में आके अगर सेटल डाउन हो जा रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ड्राई डिपोजिशन। लेकिन वही अगर डिपोजिशन अगर हमारा वेट मतलब बारिश, रेन के वजह से वहाँ पर बारिश हो रहा है, उसके वजह से अगर वहाँ पर फिर आकर डिपोजिशन हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेट डिपोजिशन बोलेंगे। और वेट डिपोजिशन अपीयर्स टू बी सिग्निफिकेंट कहाँ पर देखने को मिलेगा, जहाँ पर हमारा डस्ट प्लूम जो है पास ओवर ह्यूमिड रीजन एंड आउट ओवर द ओशंस। तो ये एक मेरा मेन प्रोसेस है जिससे हमारा क्या होता है, सहारन डस्ट जो मेडिटेरियन रीजन में प्रेजेंट है, वो हमारा आके यहाँ पर डिपॉजिट हुआ है। तो वेट डिपोजिशन हमारा क्या, वेट डिपोजिशन की वजह से हमारा मे गिव राइज टू ब्लड रेन एंड रेड रेन्स। तो आप ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो मतलब जैसे देखिए मट्टी तो वैसे ही हमारा लाल लाल होता है, ठीक है, कुछ, ठीक है। तो उसका जैसे मट्टी मूव कर रहा है, तो वहाँ अगर बारिश हो गया, तो बारिश होगा तो क्या होगा, वो पानी बारिश में लगेगा तो खून खून मतलब लाल लाल दिखेगा आपको, तो उसको आप क्या बोलेंगे, खूनी बारिश हो रहा है, हा हा हा। ओके फाइन। नाउ एक्रीशन। तो एक्रीशन क्या होता है, देखिए इससे पहले बता चुका हूँ। एक्रीशन में क्या होगा, एक पार्टिकल देखिए, एक ग्रेन का पार्टिकल है, अगर वो हमारा इधर आके यहाँ पर इसको हीट किया, ठीक है, एक सरफेस को यहाँ पर हीट किया, तो इतना एफोर्ट से वो हीट किया कि उसके बाद वो फिर से आगे फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा। जैसे सरफेस क्रीम मतलब ना ही ऐसे रोल कर पाएगा, ना ही बाउंस बैक हो पाएगा, ना कुछ हो पाएगा। तो इसको हम बोलते हैं वो एक जगह आके एक्रीट हो गया, जमा हो गया। बट द मेजोरिटी, जितना मेजोरिटी होते हैं, बट द मेजोरिटी कम टू रेस्ट वेयर दे स्ट्राइक। जहाँ पर भी वो मतलब जैसे स्ट्राइक करेंगे वहाँ पर ही वो रुक जाएगा, उस टाइप का पार्टिकल को आप बोल सकते हैं। तो एक्रीशन डिपोजिट आर थस मोल्डेड बाय द कंबाइंड एक्शन ऑफ सॉल्टेशन और सरफेस क्रीप, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि हमारा सॉल्टेशन और सरफेस क्रीप का जो कंबाइंड एक्शन होता है उसे हम एक्रीशन डिपोजिट बोलते हैं। नाउ एंक्रोचमेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए अगर हमारा जो सरफेस है, ग्राउंड सरफेस जो है, अगर वो हमारा रफ़ है, ठीक है, उबड़ खाबड़ है, तो फिर हमारा जैसे अगर एयर पार्टिकल में एयर जो अगर मूव कर रहा है, सैंड लेके मतलब कुछ एयर पार्टिकल यहाँ पर मूव कर रहे हैं, तो वो जो पार्टिकल हमारा एयर में प्रेजेंट हैं वो क्या होंगे, यहाँ पर जो रफ सरफेस है ना, उबड़ खाबड़ जो ऐसे ऐसे एरिया प्रेजेंट है, तो इस जगह में आके हमारा डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। दिख रहा है, उबड़ खाबड़ एरिया में यहाँ पर आके हमारा एयर पार्टिकल जो है वो डिपोजिट होना स्टार्ट कर देगा। तो वहाँ पर हमारा क्या होगा, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनक्रोचमेंट बोलते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नाउ एओलियन इरोजनल फॉर्म्स। तो इसमें क्या क्या होते हैं, जो चीफ इरोजनल फॉर्म हमारे ड्राई लैंड एरिया में कॉज्ड बाय विंड इरोजन से होते हैं, वो हमारे कौन कौन हैं, लैग डिपोजिट्स, डेजर्ट पेवमेंट्स, बेंटीफेक्ट्स, यार्डांग्स और बेसिन्स, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से देखेंगे हम। नाउ सबसे पहले देखते हैं कि लैग डिपोजिट्स और स्टोन पेवमेंट्स होता क्या है। दिमाग अच्छे तरीके से है ना, शांत है ना, पानी ग्लास पी लीजिए और ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, और एक बार इसको देख लीजिए, काफ़ी मतलब सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और इसी में से हमारा क्वेश्चन आता है सबसे एक्स्ट्रा, मतलब कहीं भी ऐसा नहीं पढ़ाया जाएगा मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि बुक्स मेनली फॉलो नहीं करते हैं, जो इंपॉर्टेंट टर्म होता है बस वो फॉलो कर देते हैं। तो बुक के हिसाब से जो भी जितना भी इंपॉर्टेंट है मैं आपको सब कुछ बता दे रहा हूँ, तो आप इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ओके, सो देखिए यहाँ पर जो लैग डिपॉजिट है, तो ये लैग डिपॉजिट आखिर होता क्या है।
तो अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डिफ्लेशन विनोज सिल्ट एंड फाइन सैंड लोअरिंग द लेवल ऑफ द ग्राउंड सरफेस एंड लिविंग अ कंसनट्रेटेड लेयर ऑफ रॉक एंड कोर्स सैंड डेट एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट। तो इसका आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, जैसे आप सिंपल भाषा में बताता हूँ मैं आपको। जैसे ये जो है इसको आप ऐसे समझ सकते हैं इस डायग्राम से कि देखिए यहाँ पर जो है हमारा सबसे पहले जो सेडिमेंट यहाँ पर डिपॉजिट था, ठीक है, एयर यहाँ पर चल रहा है, विंड ब्लो हो रहा है, तो ये जो है विंड जो पार्टिकल क्या करेगा हमारा, ये जो है एक मिनट, तो विंड पार्टिकल हमारा ये जो पार्टिकल है ये सबको उड़ा के ले जाएगा, ठीक है। उड़ा के ले जाने के बाद क्या होगा, इसके नीचे जो पार्टिकल प्रेजेंट है, जो हमारा ये सब दिख रहा है ब्राउन ब्राउन कलर का, वो सब हमारा एक्सपोज होना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा। और वो जो हमारा एक्सपोज लास्ट में यहाँ पर हो जाएगा, तो उस दौरान फिर हमारा उसके बाद जो है इरोजन वहाँ पर ही फिर नहीं हो पाएगा। तो ये एक वैसा काम करता है। तो इस टाइप के डिपॉजिट यहाँ पर जो ब्राउन ब्राउन कलर के हैं उसे हम क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं लैग डिपॉजिट्स। तो यहाँ पर फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, सच थिन वेनियर्स ऑफ ग्रेवल और कोर्स मटेरियल डेट ओवरलाई प्रीडोमिनेटली फाइनर मटेरियल्स, उसे हम क्या बोलते हैं, लैग डिपॉजिट्स। तो लैग डिपॉजिट्स हमारा ये बहुत ही वर्ल्ड डेजर्ट जितना मौजूद है उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन बट दे ऑल्सो ऑकर इन अदर एनवायरमेंट्स विद लिटिल वेजिटेशन इंक्लूडिंग माउंटेन्स एंड पेरिग्लिसियल जोन्स। और देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एक चीज़ कि ये जो लैग डिपॉजिट है ना, इसे अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि गिबर हमारे ऑस्ट्रेलिया में जाना जाता है, डेजर्ट आर्मर हमारा नॉर्थ अमेरिका में जाना जाता है, और फिर हमारा हमाडा, सेरीर और रैग हमारा अरब वर्ल्ड में ये सब जाना जाता है। तो ये जो हमारा हमाडा ये सब देखेंगे आगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो लैग डिपॉजिट में रिजल्ट फ्रॉम द डिफ्लेशन ऑफ पुअरली सॉर्टेड डिपॉजिट्स सच एज एलुवियम डेट कंटेन अ मिक्स ऑफ ग्रेवल सैंड एंड सिल्ट। ओके, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। नाउ जहाँ पर हमारा स्टोन कवर अगर कंटिन्यूस वहाँ पर हो रहा है, मतलब तो सरफेस कवर्ड बाय लैग डिपॉजिट, उसे हम क्या बोलेंगे, स्टोन पेवमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो क्या बोला मैं, वेयर द स्टोन कवर इज कंटिन्यूस एंड द पार्टिकल्स जनरली फ्लैट, तो सरफेस कवर्ड बाय लैग डिपॉजिट उसे हम क्या बोलेंगे, स्टोन पेवमेंट्स बोलते हैं। और फिर हमारा उसे अलग अलग जगह पे अलग नाम से आता है। डेजर्ट पेवमेंट को हम यूएसए में क्या बोलते हैं, डेजर्ट पेवमेंट हम यूएसए में बोलते हैं, यही स्टोन पेवमेंट को ही हम यूएसए में डेजर्ट पेवमेंट बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में गिबर प्लेन्स, सेंट्रल एशिया में गोबी, और हमारा अरब वर्ल्ड में जैसे हम पहले पढ़े थे हमाडा, रैग और सेरीर बोलते हैं। तो ये कि हमाडा और सेरीर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, तो अब इसको अच्छे से याद रखिएगा कि हमाडा क्या है, ये रॉकी डेजर्ट है, और सेरीर क्या है, ये पेबली डेजर्ट है। तो हमाडा एक रॉकी डेजर्ट है जहाँ पर लैग इन विच द लैग, जहाँ पर लैग की जगह पे हमारे लिए क्या रहता है, कोर्स कंसिस्ट ऑफ कोर्स मैकेनिकली वेदर्ड रेगोलिथ यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। जबकि वही अगर सेरीर में देखा जाए तो यहाँ पर ही पेबल जैसा, मतलब छोटा छोटा पत्थर होता है ना पेबल साइज का, तो वो वहाँ पर ही प्रेजेंट रहता है। सेरीर इज ए पेबली डेजर्ट विथ ए लैग ऑफ राउंडेड ग्रेवल एंड कोर्स सैंड प्रोड्यूस्ड बाय डिफ्लेशन ऑफ एलुवियल डिपॉजिट्स। तो आज जो टर्म है इसको काफ़ी आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हमारा डिफ्लेशन, हॉलो और ब्लो आउट, ये क्या होता है, जैसे कि आपको पहले बताया था ना डिफ्लेशन का डेफिनेशन, कि यहाँ पर सपोज इसका कहाँ पर एक ठो डायग्राम है क्या, कहीं देख लेते हैं, एक मिनट। यहाँ पर देखिए कि डिफ्लेशन कैन स्कोर आउट लार्ज और स्मॉल डिप्रेशंस कॉल्ड डिफ्लेशन, हॉलो और ब्लो आउट्स। जैसे कि हम पहले डिफ्लेशन का डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, वहाँ पर डायग्राम में क्या पढ़े थे कि हमारा सपोज अगर ये ग्राउंड सरफेस है और यहाँ पर जो पार्टिकल काफ़ी वीक है, यहाँ पर अनकॉन्सुलेटेड सेडिमेंट्स हैं, तो उस दौरान क्या होगा, अगर हमारा विंड यहाँ चलता है तो ये जो अनकॉन्सुलेटेड सेडिमेंट्स है वो हमारा विंड के साथ ब्लो आउट हो जाएंगे और ये जगह हमारा खाली हो जाएगा। तो यहाँ पर एक लार्ज या फिर स्मॉल डिप्रेशन टाइप का बन जाएगा। तो उस टाइप के एरिया को हम क्या बोलते हैं, डिफ्लेशन, हॉलो या फिर ब्लो आउट्स बोलते हैं। ओके, तो ये जो ब्लो आउट्स होते हैं यहाँ पर कहाँ पर हमें कॉमन देखने को मिलेगा, जहाँ पर आर द कॉमनेस्ट लैंडफॉर्म प्रोड्यूस्ड बाय विंड इरोजन। ये हमें कहाँ पर देखने को कॉमनली मिलेगा, जहाँ पर वीक अनकॉन्सुलेटेड सेडिमेंट्स मौजूद होंगे। और इनका अगर साइज में बात किया जाए तो ये लगभग दे रेंज फ्रॉम लेस देन मीटर डीप, मतलब उतना भी ज़्यादा डीप नहीं होते, 1 मीटर से लगभग कम ही डीप होते हैं, ठीक है। और कुछ मीटर जैसे 5-10 मीटर जैसे अक्रॉस, मतलब वाइड हो रहा होगा, थ्रू एंक्लोज्ड बेसिस फ्रॉम ए फ्यू मीटर डीप्स एंड हंड्रेड्स ऑफ मीटर अक्रॉस टू वेरी लार्ज फीचर्स मोर देन 100 मीटर डीप एंड ओवर 100 किलोमीटर अक्रॉस। ओके फाइन। तो और ये इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पर ये है कि दे आर नो डीपर देन द वाटर टेबल, मतलब वाटर टेबल के नीचे यहाँ पर ही वो होते नहीं है मेनली, ठीक है, विच में बी सेवरल 100 मीटर्स बिलो द ग्राउंड सरफेस। ओके, तो यहाँ पर मेनली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो अब इसको याद रखिएगा। फिर पेन्स,
तो पेंस क्या है, ये हमारा एक क्लोज डिप्रेशन है जो कि मेनली हमारा कॉमनली कहाँ पर देखने को मिलता है, ड्राई लैंड एरिया में, एंड डेट सीम टू बी एटलीस्ट पार्टली डिफॉर्म बाय डिफ्लेशन। इन साइज अगर बात किया जाए तो उनका साइज जो है फ्रॉम फ्यू मीटर्स वाइड एंड ओनली सेंटीमीटर्स डीप, 2 किलोमीटर अक्रॉस एंड टेंस ऑफ मीटर डीप्स। तो लार्जेस्ट नोन पेन है वो कहाँ पर है, हमारा ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है, जो कि लगभग 45 किलोमीटर वाइड है। और पेन जो है प्रोमिनेंटली डेवलप हमारे कहाँ पर देखने को मिलते हैं, सदर्न अफ्रीका में, ऑन द हाई प्लेन्स ऑफ द यूएसए। ठीक है, तो ऐसे जगह पे हमें ये देखने को मिलते हैं इन द अर्जेंटीनियन पम्पास। ओके फाइन। तो देखिए यहाँ पर फिर एक तो टर्म है, दे समटाइम्स हैव क्ले ड्यून्स और ल्यूनेट ड्यून्स, ये जो के बारे में आगे पढ़ेंगे। फॉर्म ऑन देयर लीज साइड डेट आर कंपोज ऑफ सैंडी, सिल्टी, क्ले एंड सॉल्टी मटेरियल फ्रॉम द पेन फ्लोर। ये आगे जो है ना, इसको आगे हम कवर कर लेंगे, एक डायग्राम में दिया हुआ है। ओके नाउ सबसे पहले फिर देखते हैं हमारे यहाँ पर फिर क्या है, याडांग्स। अब याडांग क्या होता है, तो याडांग भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। तो याडांग एक नॉर्मली डिफाइंड एज स्पेक्टिकुलर स्ट्रीम लाइन, शार्प और साइनस रिजेस। ठीक है, ये जो टर्म दिख रहा है, ये जो लाल कलर का जो मार्क किया हूँ मैं, यही है स्ट्रीम लाइन, शार्प और साइनस रिजेस, जो कि डेट एक्सटेंड पैरेलल टू द विंड। विंड हमारा इस तरीके से यहाँ पर फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो जो विंड के डायरेक्शन में यहाँ पर पैरेलली हमारा ये होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, याडांग बोलते हैं, जो कि हमारा डेट एक्सटेंड पैरेलल टू द विंड and are separated by parallel depressions. They are sometimes said to resemble upturned ship hulls. ये आपकी टर्म जो है काफ़ी याद रखिएगा इसको। तो yet the form of yadangs vary, two साइज क्लासेस आर डिस्टिंग्विश। पहला है मेगा याडांग्स और एक है याडांग्स। तो मेगा याडांग्स क्या होता है, विच आर ओवर 100 मीटर लॉन्ग एंड अप टू 1000 मीटर वाइड। याद रखिएगा ये टर्म तो, मेगा याडांग्स लगभग 100 मीटर लंबा और 1000 मीटर चौड़ा होता है। आर रिपोर्टेड ओनली फ्रॉम द सेंट्रल सहारा और इजिप्ट। ठीक है, तो ये टर्म है, इसको मिलने आप याद रखिएगा कि कहाँ पर क्या हो रहा है। ओके, फिर याडांग्स इवोल्यूशन अपीयर टू फॉलो ए सीरीज ऑफ स्टेप्स, और वो कौन कौन सा स्टेप है यहाँ पर आप इसको देख लीजिएगा। मेनली जो क्या था इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दिया हूँ। ओके नाउ ज़्यूगन क्या होता है, तो ज़्यूगन देखिए ये मशरूम शेप मेनली कहलाता है। तो ज़्यूगन आर सिमिलर इन अपीयरेंस एंड फॉर्मेशन टू पर्स्ट और मशरूम रॉक्स। ठीक है, तो मशरूम यहाँ पर देखिए क्यों बोला जाता है ऐसे, क्योंकि यहाँ पर जो इसका ऊपर वाला स्ट्रक्चर है ना, ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर जो चौड़ा रहता है और नीचे ऐसे ऐसे आते रहेगा वो पतला होते जाएगा। ठीक है, मतलब इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है ऐसे। ओके, इस टाइप का स्ट्रक्चर मतलब ऊपर का पार्ट वाइड रहेगा और नीचे का पार्ट मतलब नैरो टाइप का हो जाएगा। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ज़्यूगन मेनली बोलते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। तो ज़्यूगन क्या हो गया, तो ज़्यूगन एक जर्मन जियोलॉजिस्ट थे, जोहान्स रोट ऑफ ज़्यूगनबर्ग और विटनेस माउंटेन्स फॉर्म बाय डिफ्लेशन आर रेसिडुअल ब्लॉक ऑफ रॉक्स, जिनका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, 10 सेंटीमीटर से लेकर 30 मीटर हाई तक यहाँ पर पाए जाते हैं, जो कि प्रोड्यूस कैसे होते हैं, बाय द विंड ईटिंग अवे स्ट्रेटा एंड स्पेशली सॉफ्ट स्ट्रेटा क्लोज टू द ग्राउंड। मतलब जो यहाँ पर जो लेयर मौजूद है, यहाँ का जो ग्राउंड के पास जो लेयर यहाँ मौजूद रहता है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो उसको विंड क्या होता है, ये खाते जाता है, मतलब उसको खा के ख़त्म कर देता है। मतलब खाना मतलब समझ रहे हो ना, मतलब उसको निकाल देता है वहाँ से। और ऊपर का पार्ट हार्ड रहता है तो इसलिए वहाँ से इरोड नहीं होता है। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है, और इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, पर्स्ट और मशरूम रॉक्स या फिर ज़्यूगन बोलते हैं। ओके नाउ हमारे भेंटी फैक्ट्स, तो भेंटी फैक्ट्स ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी ध्यान दीजिए कि कॉबल्स और पेबल्स ऑन स्टोनी डेजर्ट सरफेस ऑफन बियर फेसेट्स कॉल्ड भेंटी फैक्ट्स। ठीक है, तो अगर सरफेस में अगर बात किया जाए, डेजर्ट सरफेस पर अगर आप चले जाएंगे तो वहाँ पर जैसे कॉबल पेबल्स, वहाँ पर बहुत सारे पत्थर अगर पड़े हुए हैं, तो वो कुछ पत्थर जो होते हैं उनका विंड के वजह से, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर एक पत्थर पड़ा है डेजर्ट में, तो यहाँ पर क्या होगा, विंड हमारा इस तरीके से एक ही डायरेक्शन में आके ब्लो कर रहा है, तो उसके वजह से क्या होगा, विंड अगर ब्लो कर रहा है तो ये जो सरफेस है, जो सरफेस में यहाँ पर ही ब्लो कर करके यहाँ पर विंड खाली इसी डायरेक्शन में पड़ रहा है, तो क्या होगा, ये जगह जो सरफेस मतलब रॉक का रहेगा वो पॉलिश्ड हो जाएगा, मतलब वहाँ पर पूरा प्लेन सरफेस बन जाएगा और वो अच्छे तरीके से पॉलिश हो जाएगा। तो वो अगर एक साइड अगर पॉलिश होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, इन कैंटर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, इन कैंटर बोलते हैं। अगर वही हमारा इस तरीके से पॉलिश हो गया, फिर हमारा आया, फिर हमारा ये जो हवा जो है विंड डायरेक्शन फिर इस डायरेक्शन से चला, फिर यहाँ का जो सरफेस है रॉक का वो फिर से ये पॉलिश हो जाएगा, फिर से वो प्लेन हो जाएगा पूरा, पॉलिश अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो ये अगर दो सरफेस अगर हम पॉलिश हो जाता है तो उसको हम फिर क्या बोलेंगे, हम उसको बोलते हैं ज्वीकैंथेर। ठीक है, ज्वीकैंथेर, टू साइडेड। और वैसे ही अगर हमारा तीनों साइड, अगर हमारा वहाँ पर ही जो तीन साइड है, इधर साइड भी अगर वो हमारा अच्छे तरीके से पॉलिश हो जाता है विंड के ब्लो करने की वजह से, तो वहाँ पर उसको हम क्या बोलेंगे, द्विकैंथेर।
ठीक है। तो हमारा देखिए ये जो विंड अगर फ्लो हो रहा है ना, ये हमेशा ऐसे नहीं होगा। देखिए ये कभी इस तरफ से चल रहा है, इस तरफ चल रहा है, इस तरीके से भी हो सकता है, ये भी एक कंडीशन है। लेकिन ऐसा भी एक कंडीशन हो सकता है कि सपोज यहाँ पर एक पत्थर अगर रखा हुआ है हमारा, ठीक है, तो पत्थर रखा हुआ है, तो ये पत्थर में तो हमारा पहले इस तरीके से हमारा विंड पड़ा, विंड का डायरेक्शन पड़ा, और यहाँ का जो सरफेस है ये अच्छे तरीके से पूरा हमारा पॉलिश हो गया। फिर हमारा क्या होगा, ये जो पत्थर है ये उड़ाल उड़ाल के फिर अलग डायरेक्शन में चले जाएगा। तो फिर जो सरफेस हमारा एक्सपोज हुआ, फिर वहाँ पर विंड पड़ेगा, तो उस डायरेक्शन में फिर हमारा पॉलिश हो जाएगा, फिर उड़ाल के फिर और डायरेक्शन में चले जाएगा। तो उसी तरीके से वैसे भी हमारा द्विकेंद्रीय, द्विकेंद्रीय और त्रिकेंद्रीय भी मतलब वो से बन सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ओके। तो इस तरीके से भी यहाँ पर पाए जा सकते हैं, ओके। नाउ हमारा एओलियन डिपोजिशनल फॉर्म्स ये किस तरीके से हमारा बन रहे हैं, आइए इसको पहले देख लेते हैं। नाउ अगर आप इस पे देखेंगे तो सैंड एक्यूमुलेशन जो होता है वो हमारा बहुत ही अलग अलग रेंज ऑफ साइजेस और फॉर्म्स में वेरी करते हैं। तो डिपोजिशन हमारा किस टाइप में हो सकता है, सीड्स ऑफ सैंड फॉर्म में भी हो सकता है, यहाँ पर फिर लॉयस शेप में भी हो सकता है, और लॉयस एज कैरेक्टरिस्टिक ड्यून्स, ठीक है। तो ये बहुत ही पॉपुलर मिसकंसेप्शन है कि जहाँ पर अगर वर्ल्ड्स डेजर्ट हैं, मतलब डेजर्ट जहाँ भी पाए जाते हैं, तो वहाँ पर रेगिस्तान मतलब सिर्फ बालू ही बालू प्रेजेंट रहेंगे। तो ऐसा बहुत ही पॉपुलर मिसकंसेप्शन, ऐसा नहीं होता है। तो सैंडी डेजर्ट जिसे हम क्या अर्क बोलते हैं, ये लगभग हमारा सहारा का सिर्फ 25% यहाँ पर जगह जो है सिर्फ वो सैंडी है। और हमारा वर्ल्ड का अगर देखा जाए तो मतलब लिटिल मोर देन ए क्वार्टर, मतलब 1/4 से थोड़ा सा ज़्यादा हमारा वो जो है मतलब बालू से घिरे हुए हैं, बाकी बालू से घिरे हुए नहीं हैं। तो स्मॉलर सैंड एक्यूमुलेशंस एंड ड्यून फील्ड्स आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल द वर्ल्ड्स एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स, ठीक है। तो सैंड एक्यूमुलेशन जो हो रहा है इन सैंड सी एंड इन स्मॉलर फीचर्स यूजुअली इवॉल्व बेड फॉर्म्स, ओके फाइन। तब इसको यहाँ पर देख लीजिएगा क्या हो रहा है क्या नहीं। और फिर यहाँ पर जो एक डायग्राम है, ये फिगर जो है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसको देखिए मैं आपको पढ़ा देता हूँ। यहाँ पर क्या बोला है कि विंड डायरेक्शन वेरिएबिलिटी और इंक्रीजिंग सैंड सप्लाई, इसके बीच में यहाँ पर एक ग्राफ बनाया है। तो ये जो यूनी मॉडल है, यूनी मॉडल मतलब क्या होता है, हमारा जो विंड है वो एक ही डायरेक्शन में ब्लो कर रहा है, कोई भी डायरेक्शन हो हमारा एक ही डायरेक्शन में वो विंड जो है हमारा ब्लो कर रहा है। और कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मतलब क्या हो गया, विंड हमारा हर डायरेक्शन में ब्लो कर रहा है, जहाँ तहाँ हमारा विंड डायरेक्शन जो है ब्लो कर रहा है, ठीक है। तो हर डायरेक्शन में यहाँ पर जो है हमारा विंड जो है ब्लो करता है। तो इस टाइप के हमको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और यहाँ पर जो है इंक्रीजिंग सैंड सप्लाई, मतलब यहाँ पर जो है मिनिमम सैंड सप्लाई है और यहाँ पर जो है मैक्सिमम सैंड सप्लाई है। तो ये जो डायग्राम है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे तरीके से याद रखना पड़ेगा कि एग्जाम में हमेशा ही आता है। तो बारकन्स, बारकन्स की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर जब हमारा मिनिमम सैंड सप्लाई होगा, देखिए ध्यान दीजिए क्या बोल रहा हूँ कि हमारा अगर सैंड सप्लाई जो है अगर वो मिनिमम होगा और एक ही डायरेक्शन में अगर हमारा विंड जो अगर फ्लो कर रहा है, तो उस डायरेक्शन में जो स्ट्रक्चर हमारा बनेगा वो कैसा होगा, बारकन स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, बारकन बनेगा। और हमारा फिर देखिए स्टार ड्यून, स्टार ड्यून में क्या बोला है कि हमारा यहाँ पर मतलब सैंड सप्लाई मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट का सैंड सप्लाई होगा और वहाँ पर जो विंड डायरेक्शन होगा वो बहुत ही अलग डायरेक्शन में कॉम्प्लेक्स होगा, मतलब हर तरफ से हमारा विंड जो है यहाँ पर आके फ्लो करेगा। तो उस टाइप में फिर जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा होगा, स्टार ड्यून बनेगा। ओके। फिर हमारा नेटवर्क में देख लीजिए, नेटवर्क में क्या हो रहा है, हमारा यहाँ पर जो सैंड सप्लाई हो रहा है मिनिमम टू मॉडरेट हो रहा है, ठीक है। और फिर हमारा जी हाँ, लेकिन यहाँ पर विंड डायरेक्शन जो है मतलब ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो उस टाइप में हमारा नेटवर्क टाइप का ड्यून बनेगा। फिर लीनियर ड्यून कैसा बनेगा यहाँ पर देख लीजिए। और फिर ट्रांसवर्स ड्यून, ट्रांसवर्स ड्यून में क्या बोला है कि हमारा विंड डायरेक्शन तो एक ही डायरेक्शन में होगा, विंड डायरेक्शन मतलब सॉरी विंड डायरेक्शन जो फ्लो हो रहा है वो एक ही डायरेक्शन में होगा, लेकिन यहाँ पर जो सैंड का सप्लाई हो रहा है वो मैक्सिमम हो रहा है। तो उस टाइप का मतलब ड्यून को फिर हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स ड्यून्स। फिर लीनियर ड्यून ये हो गया। तो आप इसको अच्छे तरीके से ध्यान में बैठा लीजिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके फाइन। नाउ फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फिर देखिए ड्यून के क्या क्या टाइप्स हैं। तो हमारा निकोलस लैंगस्टर आइडेंटिफाइड 3 सुपर इम्पोज्ड बेड फॉर्म्स, द फर्स्ट ऑफ विच अकर इन ऑल सैंड सी। पहला कौन सा है, विंड रिपल्स, और फिर हमारा इंडिविजुअल सैंपल ड्यून्स और सुपर इम्पोज ड्यून्स ऑन कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स ड्यून्स, और फिर हमारा कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स ड्यून्स और ड्रा। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से देखेंगे हम। तो रिपल्स, रिपल्स क्या होते हैं आप भी जानते होंगे। तो
Wind ripples are the smallest aeolian bed form. They are regular wave-like undulations lying at right angles to the prevailing wind direction. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, तो आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा कि क्या दे आर रेगुलर, ये रेगुलर वेव लाइक अंड्यूलेशंस लाइंग एट राइट एंगल टू द प्रिवेलिंग विंड डायरेक्शन। ठीक है, विंड डायरेक्शन के राइट एंगल है मेनली यहाँ पर ही हमारा ये बनता है। तो जो रिपल का साइज है हमारा किसके साथ बढ़ते रहेगा, जैसे जैसे हमारा पार्टिकल का साइज बढ़ेगा उसी तरीके से हमारा जो रिपल का साइज ही बढ़ते रहता है। लेकिन इसका एक रेंज होता है, लगभग कि 10 से 300 mm तक हाई होते हैं और टिपिकली स्पेस्ड फ्यू सेंटीमीटर्स टू टेंस ऑफ मीटर्स अपार्ट। ओके फाइन, नाउ ये हो गया हमारा। इसको आप जो जो अंडरलाइन किया थोड़ा एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर हमारा फ्री ड्यून्स, फ्री ड्यून्स में क्या हो गया, ड्यून्स क्या होते हैं यहाँ पढ़ लीजिएगा। ड्रा, द लार्जेस्ट ड्यून को हम क्या बोलते हैं, ड्रा बोलते हैं, और मेगा ड्यून्स बोलते हैं। तो ये टर्म को आप थोड़ा देख लीजिएगा क्या है क्या नहीं है। और फिर हमारा ये जो टर्म है बारकानॉइड, ये सब जो टर्म है कहाँ कहाँ पर क्या हो रहा है इसको भी आप थोड़ा मोड़ा देख लीजिएगा। नाम खाली याद रखिएगा, ब्रिंग, क्रेस्ट, ये सब जो टर्म है हमारा किसका है, हमारा एओलियन लैंडफॉर्म में आता है और कहाँ कहाँ पर पाया जाएगा। तो लिंग्वाइड, बारकानॉइड, स्लीप फेज, ये सब जो है मेनली हमारे जो टर्म है इसको आप मेनली याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारा ड्यून का मेन फीचर्स इसको बोला जाता है। और फिर देखिए हमारा ये जो है ट्रांसवर्स ड्यून्स, ट्रांसवर्स ड्यून्स में क्या हो रहा है, हमारा विंड डायरेक्शन जो है एक ही टाइप में हो रहा है और यहाँ पर जो सैंड सप्लाई है बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। ठीक है, तो इस टाइप के ड्यून को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स ड्यून्स बोल रहे हैं। फिर बारकान ड्यून कब बोलेंगे, बारकान ड्यून क्या होता है, हमारा विंड जो सप्लाई होगा वो एक ही डायरेक्शन में होगा और यहाँ पर ही मिनिमम सैंड सप्लाई होगा। और देखिए क्रिसेंट शेप का होता है, मतलब चांद शेप का, इस टाइप का बोला जाता है, दिख रहा है चांद, तो इसको ऐसा बोला जाता है, तो बारकन ड्यून। और फिर देखिए हमारा बारकानॉइड रीजस जो है ये हमारा ट्रांसवर्स ड्यून और बारकन ड्यून्स दोनों को अगर हम मिला दें तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा उसको हम क्या बोलते हैं, बारकानॉइड रीजस बोलते हैं। उसी तरीके से फिर हमारा डोम हो गया। फिर हमारा स्टार ड्यून में क्या हो रहा है, स्टार ड्यून में हर डायरेक्शन से हमारा जो है विंड का सप्लाई हो रहा है, विंड सप्लाई हो रहा है और फिर हमारे यहाँ पर ही जो है मैक्सिमम सेडिमेंट सप्लाई भी हो रहा है। तो इस टाइप में हमें क्या बनेगा, कैट शेप का ड्यून बनेगा, स्टार ड्यून बनेगा। और फिर लीनियर ड्यून, लीनियर ड्यून में क्या हो रहा है देख रहे हैं, इधर से भी इधर से भी, तो यहाँ पर एक साइड में क्या हो जाएगा, लीनियर ड्यून, जिसे हम क्या बोलेंगे, सीप्स भी बोलते हैं। ये टर्म है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीप्स, इसको आप याद रखिएगा। ओके, फिर हमारा पाराबोलिक ड्यून्स क्या होता है, आगे हम देख लेंगे फीचर्स में क्या हो रहा है, वहाँ पर आप समझ जाइएगा। और फिर यहाँ पर देखिए फ्री ड्यून्स, फ्री ड्यून्स में क्या क्या आते हैं, ये जो है दिया गया है। और फिर हमारा एंकर ड्यून्स, एंकर ड्यून्स में क्या क्या आएंगे हमारे यहाँ पर दिया गया है। तो ये जो काफ़ी है ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। तो आप जो टेबल है इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा कि कहाँ पर क्या टर्म आ रहा है। एक बार देख लेते हैं। तो ट्रांसवर्स ड्यून में क्या क्या हो गया, हमारा ट्रांसवर्स, बारकन, डोम, रिवर्सिंग। तो ये कैसे कैसे होते हैं, इनका फॉर्म कैसा कैसा डिस्क्रिप्शन देखा जाए। ट्रांसवर्स हमारा एसिमेट्रिक रीज का होता है, बारकन क्रिसेंटिक फॉर्म का, डोम सर्कुलर इलिप्टिकल माउंट, रिवर्सिंग एसिमेट्रिक रीज विद स्लीप फेसेस ऑन अदर साइड ऑफ द क्रेस्ट, ये हो गया। सीफ कैसा होते हैं, ये शार्प क्रेस्टेड रीज होते हैं, ठीक है, जो कि हमारा लीनियर हो रहे हैं, लीनियर। फिर हमारा सैंड रीज कैसा होंगे, राउंडेड, सिमेट्रिकल रीज, स्ट्रेट और साइनस। फिर हमारा स्टार ड्यून, स्टार और नेटवर्क ड्यून फिर हमारा आ जाएगा। फिर सीड्स में क्या आ जाएगा, जिबार, स्ट्रिक्स और स्ट्रिंगर्स और सैंड सीड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो फिगर टर्म जो है इसको आप याद रखिएगा। फिर इको ड्यून्स, क्लाइंबिंग ड्यून और सैंड ड्यून, क्लिफ टॉप, फॉलिंग, लीफ, फोर, ल्यूनेट। ल्यूनेट ये जो टर्म है इसको भी याद रखिएगा, ये कैसा होता है, क्रिसेंट शेप ओपनिंग अपविंड, ये हमारा एक टर्म है, इसको भी आप याद रखिएगा कि हमारा कौन से टर्म में आ रहा है, एओलियन लैंडफॉर्म में आता है। इस टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन हमारा पूछा जा सकता है। फिर वेजिटेटेड सैंड माउंट्स, पाराबोलिक, कोस्टल, ब्लोआउट्स, ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पाराबोलिक कैसा शेप का होते हैं, यू शेप और भी शेप्ड इन प्लेन विथ आर्म्स ओपनिंग अपविंड। तो इसको आगे हम फिगर में देख लेंगे क्या है क्या नहीं है। तो बारकन सब समझ सकते हैं, यहाँ पर टर्म आप सब देख लीजिएगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इसको का डेफिनेशन दिया गया, मैं आपको समझा दिया हूँ कैसे क्या हो रहा है। तो पहले जिबार देख लेते हैं। जिबार और कोर्स ग्रेन बेड फॉर्म होता है ऑफ रो रिलीफ विथ नो स्लीप फेसेस। देयर सरफेस कंसिस्ट एक्सक्लूसिवली ऑफ विंड रिपल्स एंड लोकल शैडो एंड श्रब कॉपिस ड्यून्स। ये टर्म है इसको आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ओके, ये जो टर्म है। फिर एंकर ड्यून्स, ये जो टर्म बताया हूँ सबको याद रखना है आपको, कहाँ पर क्या हो रहा है। फिर यहाँ पर देखते हैं हम
देखिए यहाँ पर ड्यून्स राउंड ऑब्स्टिकल, ये कैसा फॉर्म होगा, जब हमारा जो है ये ऑब्स्टिकल यहाँ पर सपोज एक पत्थर आ गया है, ठीक है, तो यहाँ पर जो विंड हमारा है, विंड इस डायरेक्शन में अगर आएगा तो यहाँ पर हमारा 4 ड्यून यहाँ पर इस टाइप से डेवलप होगा और फिर हमारा डबल ले ड्यून्स हमारे यहाँ पर डेवलप होगा, तो उस टाइम हम क्या बोलेंगे, ड्यून्स राउंड ऑब्स्टिकल। फिर सिंगल ले ड्यून, ये कब डेवलप होंगे, जैसे हमारे यहाँ पर ऑब्स्टिकल आ गया है तो यहाँ से अगर हमारा विंड फ्लो हो रहा है तो ऑब्स्टिकल के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ली ड्यून एस टाइप से यहाँ पर हमारा जो है सेडिमेंट का सप्लाई, मतलब वहाँ पर ड्यून फॉर्म होगा। ओके, फिर हमारा क्लाइंबिंग, फॉलिंग और इकोड्यून्स, ये क्या होते हैं, तो जैसे हमारा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे ये ऑब्स्टिकल है, तो ऑब्स्टिकल में यहाँ पर जो मौजूद है ये हमारा क्या हो गया, क्लाइंबिंग ड्यून, मतलब ऐसे चढ़ रहा है और ये हमारा उतर रहा है, इधर से चढ़ रहा है और ये चढ़ रहा है जो इसको क्लाइंबिंग ड्यून बोल रहे हैं, और फिर हमारा जो उतर रहा है इसे हम फॉलिंग ड्यून बोल रहे हैं, ठीक है, इधर से उतर रहा है। फिर इकोड्यून क्या हो रहा है, इधर से लग के फिर वापस आ जा रहा है, तो इसको इकोड्यून बोल रहे हैं। फिर हमारा ल्यूनेट, ल्यूनेट क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पर ये हमारा पैन मौजूद है, पैन क्या डिप्रेशन यहाँ पर बोला जा रहा था, तो उस डायरेक्शन में यहाँ पर फिर क्या होगा, अगर विंड डायरेक्शन हमारा इस टाइप से फ्लो हो रहा है तो यहाँ पर जो हमारा ड्यून बनेगा वो हमारा कैसा होगा, ल्यूनेट, इस टाइप का यहाँ पर ही बनेगा। तो ल्यूनेट क्या बोला था मैं, ये भी क्रिसेंट शेप का होता है, तो याद रखिएगा बारकन और ल्यूनेट जो है दोनों ही क्रिसेंट शेप के होते हैं, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। फिर नाफखा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको ध्यान में आपको रखना पड़ेगा कि नाफखा, नाफखा क्या हो गया, ये अगर सपोज हमारा वेजिटेशन अगर यहाँ पर देखने को मिल जाता है और फिर हमारा यहाँ पर जो विंड अगर सप्लाई इस तरफ से होता है तो यहाँ पर अगर वेजिटेशन की वजह से जो हमारा एक ऑब्स्टिकल पड़ गया है तो उसकी वजह से ड्यून जो फॉर्म होगा हमारा वो भी क्रिसेंट शेप का होगा और इस डायरेक्शन में हमारा मेनली देखा जाएगा। ओके, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। फिर हमारा पाराबोलिक ड्यून्स, पाराबोलिक ड्यून्स क्या हो गया, यहाँ पर देखिए ये हमारा कोस्टल रीजन हो गया, बीच रीजन हो गया, फिर हमारा ये ब्लो आउट हो गया, तो ब्लो आउट होने की वजह से यहाँ पर जो है कभी कभी ऐसे ऐसे स्पेस पड़ जाता है, ठीक है, तो स्पेस पड़ गया तो हमारा विंड जो अगर इस डायरेक्शन में अगर ब्लो करता है तो यहाँ से इसको पैसेज मिल जाएगा ब्लो करने के लिए, तो यहाँ से ऐसे ब्लो करेगा, यहाँ पर अगर फ्लो करेगा तो यहाँ से जो प्रोड्यूस हो रहे हैं दिख रहा है, तो इस टाइप का लंबा लंबा होता है ये, तो इस टाइप का यहाँ पर जो फिर इसको पाराबोलिक ड्यून बोलते हैं। समझ में आ गया होगा उम्मीद है मुझे। नाउ ब्लो आउट्स क्या हो गया, ब्लो आउट्स आर डिप्रेशन created by deflation of loose sand partly bounded by plant roots। ओके फाइन। नाउ देखिए ड्यून फील्ड्स और सैंड सी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मतलब इजी है, दोनों ही एक दूसरे का थोड़ा सा ये है साइज के ऊपर वेरिएबल्स बस कर रहे हैं। तो ड्यून फील्ड्स क्या होता है, ये सैंड का एक्यूमुलेशन होता है और लगभग अगर हमारा 30,000 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया से अगर कम में एक्यूमुलेट हो विथ, जहाँ पर लगभग कम से कम 10 इंडिविजुअल ड्यून्स अगर पाए जाएँ, स्पेस या डिस्टेंसेस एक्सीडिंग द ड्यून वेवलेंथ अगर पाए जाते हैं तो उस टाइप के वहाँ एरिया को हम क्या बोलेंगे, ड्यून फील्ड्स बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लगभग हमें स्मॉल और सिंपल ड्यून्स देखने को मिलते हैं। दे मे अकर एनीवेयर दैट लूज सैंड इज ब्लोन बाय द विंड इवन एट हाई लैटिट्यूड्स एंड देयर आर थाउजेंड्स ऑफ देम। ओके फाइन। नाउ फिर हमारा सैंड सी, सैंड सी क्या हो गया, सैंड सी जो है हमारे ड्यून फील्ड से अलग होता है इन कवरिंग, वो एरिया जो होते हैं कवर कितना करते हैं, लगभग 30,000 किलोमीटर स्क्वायर तक वो कवर कर लेते हैं। एंड इन बियरिंग मोर कॉम्प्लेक्स एंड बिगर ड्यून्स यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। इन बोथ सैंड सी और ड्यून फील्ड्स हमारा क्या होता है, रिजेस और माउंट जो है सैंड के मे बी रिपीटेड इन रो गिविंग द सर्फेस अ वेवी अपीयरेंस। ओके फाइन, तो आप इसको याद रखिएगा। तो सैंड सी जो है उसका अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि नॉर्दर्न सहारा में देखा जाए तो सैंड सी को हम अर्क्स बोलते हैं, लीबिया में एडियन बोलते हैं, सहारा में कोस बोलते हैं, फिर कॉम, कूम और पेस्की हमारा सेंट्रल एशिया में बोलते हैं, नाफूड और नेफूड हमारा अरेबिया में बोलते हैं। तो भी आप थोड़ा मतलब देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा सेंट्रल टूनिसिया में जो हमारा नेफ्का ड्यून जो फॉर्म हुआ है वो हमारा किससे हुआ है, जिप्सम रिच सैंड द्वारा हुआ है। तो इस फिगर को आप देखिएगा। ओके नाउ और एक जो यहाँ पर कुछ था हाँ, दे ऑल्सो इंक्लूड, देखिए यहाँ पर जो है ना हमारा प्लाया लेक, ये भी हमारा किन सा टर्म में आएगा, एओलियन में आता है। तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। प्लाया और लेक डिपॉजिट बिटवीन द ड्यून्स एंड एरिया ऑफ फ्लोवियल लेक एंड मैराइन सेडिमेंट, ये जो टर्म है ना प्लाया, ये भी हमारा एओलियन में आता है। तो इस मेनली टर्म को आप मेनली याद रखिएगा। ओके नाउ ये हो गया हमारा, ये सब भी क्लियर है। लॉयस, लॉयस क्या होता है, लॉयस एक टेरेस्ट्रियल सेडिमेंट है जो कि कंपोस्ट किससे रहता है, विंड ब्लोन सील्ड पार्टिकल्स जो कि मेनली हमारा क्वार्ट्ज से बने रहते हैं और ये लगभग हमारा अर्थ का लैंड सरफेस का 5 से 10% तक पूरा अच्छे तरीके से घेर लिया है, जो कि मच ऑफ इट फॉर्मिंग ए ब्लैंकेट ओवर प्री एग्जिस्टिंग टोपोग्राफी डेट मे बी अप टू 400 मीटर थिक, ठीक है। और फिर लॉयस इज इजिली इरोडेड बाय रनिंग वाटर एंड पोजेस अंडरग्राउंड पाइप, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। फिर सिस्टम्स, सूडोकास्ट फीचर्स एंड गलीज इन एरिया ऑफ हाई रिलीफ लैंडस्लाइड्स आर हैजार्ड टू फॉर्म लॉयस। हमें क्या क्या 3 चीज़ों का दरकार होता है। पहला है सोर्स ऑफ सिल्ट, कहाँ से हमारा सिल्ट आएगा, उसका एक सोर्स चाहिए होता है। फिर हमारा
एक विंड चाहिए होता है जो कि हमारा सील्ड को ट्रांसपोर्ट करके ले जाए। फिर थर्ड, एक सूटेबल साइट जहाँ पर हमारा वो डिपॉजिट या फिर एक्यूमुलेट फिर वो हो पाए। तो उस टाइप के स्ट्रक्चर को फिर हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर ही फिर बोला जा रहा है, वो उसको लॉयस यहाँ पर ही फिर फॉर्म हो जाएगा। तो अब ये हो गया ओके। फिर हम देखते हैं फिर ह्यूमन्स एंड एलियन लैंडस्केप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है नहीं ओके। तो फिर हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट ये बुक से। अभी हम पढ़ेंगे वो हमारा समरफील्ड बुक को। तो पहले कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर पहले देख लेते हैं। कुछ टर्म जो है, डस्ट बॉल इज़ द क्लासिक एग्जांपल ऑफ विंड इरोजन। ब्लो क्या होता है आप इसको देख लीजिएगा। फिर हमारा विंड इरोजन इक्वेशन एक बनाया गया है जिसे हम क्या बोलते हैं, WEQ। तो ये डेवलप कौन किया था, विलियम एस चैपेल। ये नाम याद रखिएगा, जो कि क्या फॉर्म है, E=ICKLV। यहाँ पर E जो है सॉइल लॉस बाय विंड, I जो है इरोडेबिलिटी ऑफ द सॉइल, vulnerability टू wind erosion, C जो है इज अ फैक्टर रिप्रेजेंटिंग लोकल विंड कंडीशंस, K इज अ सॉइल सरफेस रफनेस, L इज द विंड ऑफ द फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग विंड एंड V इज अ मेजर ऑफ द वेजिटेशन कवर। देखिए मुझे लगता है ना, ये जो टर्म है इसको आपको दे देगा बस, और फिर पूछ लेगा इसमें से I का रिप्रेजेंट करता है, सॉरी L का रिप्रेजेंट करता है, I का रिप्रेजेंट करता है, K का रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे आपको पूछ सकता है, तो इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा ओके। नाउ ये हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया ओके फाइन। फिर हमारा ये सब जो टर्म है, कुछ बायोलॉजिकल एविडेंस में क्या क्या हो जाएगा, एविडेंस यूज इन रिकंस्ट्रक्टिव ड्यून पैलियो एनवायरनमेंट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस टेबल का आप जो टर्म है इसको काफ़ी याद रखिएगा अच्छे तरीके से, कि हमारा बायोलॉजिकल एविडेंस में क्या हो गया, ड्यून वेजिटेशन। फिर जियोमेट्रिक एविडेंस में क्या हो गया, ये सब ड्यून फॉर्म, ड्यून मोबिलिटी, ड्यून साइज, ड्यून डेटिंग। फिर सेडिमेंट्री एविडेंस में क्या हो जाएगा, हमारा ग्रेन्युलोमेट्रिक एनालिसिस, सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर, ग्रेन राउंडनेस, पेलियोसोल्स एंड कार्बोनेट हॉरिजॉन्स, इसको अच्छे से पढ़ेंगे हम। व्हेन फाउंड इन एलियन एक्यूमुलेशंस दिस सजेस्ट पीरियड ऑफ जियोमेट्रिक स्टेबिलिटी एंड एक्ट एज यूजफुल डेटिंग मार्कर्स। फिर सिल्ट और क्ले साइज पार्टिकल, ड्यून रेडनिंग, क्वार्ट्ज सरफेस माइक्रो फीचर्स, एलियन डस्ट, ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और यहाँ जो टर्म है इसको एक बार देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा लग रहा है मुझे इंपॉर्टेंट है ओके ओके फाइन। ये फिर हाँ, ये जो देखिएगा लेट होलोसीन ड्यून रीएक्टिवेशन, ये हमारा कब हुआ था, अर्ली होलोसीन इंटरड्यून लेक डिपोजिट्स हमारा कब हुआ था, मॉडर्न एक्टिव ड्यून्स हमारे ये कब हुआ है, लेट लिस्टोसिन ड्यून कोर, अर्ली होलोसीन पेडोजिन, ये मतलब कब है, थोड़ा डेट इसका मिलने आप याद रखिएगा, मे भी आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। ये हमारा नेट के में काफ़ी मतलब ऐसे पूछते हैं वो लोग तो ये हो गया हमारा ओके। चलिए चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हम पढ़ने वाले हैं ग्लोबल जियोमॉर्फोलॉजी और समरफील्ड बुक से। यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ टेबल है और कुछ फिगर है, तो मैं आपको बता दूंगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है ओके। देखिए यहाँ पर जो है मैं सब दे दिया हूँ, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बस वही बता दूंगा ठीक है। तो ये हम पढ़ चुके हैं, लगभग ऊपर पढ़ चुके हैं, फिर भी आप इसको पढ़ना चाहते हैं यहाँ से पढ़ सकते हैं। फिर हमारा द विंड स्पीड नीडेड टू प्रोमोट मूवमेंट थ्रू लिफ्ट और ड्रैग इज नोन एज फ्लूइड थ्रेशोल्ड वेलोसिटी। फिर हमारा ये हो गया, आगे भी इसको पढ़ चुके हैं हम, क्या है क्या नहीं है, ये सब पढ़ चुके हैं हम। हाँ, यहाँ पर एक टर्म है देखिए, द डिफरेंस बिटवीन इम्पैक्ट थ्रेशोल्ड वेलोसिटी एंड फ्लूइड थ्रेशोल्ड वेलोसिटी इज स्मॉल फॉर फाइन पार्टिकल्स बट इज सिग्निफिकेंट लार्ज फॉर लार्जर ग्रेन्स। ठीक है, देखिए यहाँ पर इस फिगर से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा ड्रैग वेलोसिटी बोला जा रहा है, और फिर हमारा ये क्या है, ग्रेन डायमीटर दिख रहा है, मतलब यहाँ पर ग्रेन डायमीटर। तो ग्रेन डायमीटर जो हमारा छोटा है और फिर हमारा ड्रैग वेलोसिटी कम है, तो उस दौरान हमारा जो फ्लूइड थ्रेशोल्ड और इम्पैक्ट थ्रेशोल्ड इसका जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ही कम है। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, हमारा डायमीटर का साइज, ग्रेन डायमीटर साइज बढ़ेगा और फिर हमारा यहाँ पर जो है ड्रैग वेलोसिटी अगर बढ़ेगा, तो उस दौरान फिर हमारा फ्लूइड थ्रेशोल्ड और इम्पैक्ट थ्रेशोल्ड का जो डिफरेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा ओके। फिर हमारा ये जो फिगर है इसको आप देख लीजिए किस तरीके से हमारा एक सिंगल सॉलिडेटिंग ग्रेन यहाँ पर ही हो रहा है। ठीक है, अरे ओके। फिर हमारा यहाँ पर इसको पहले पढ़ चुके हैं, उसमें क्या क्या 4 प्रोसेस था उसी में। फिर रिलेशनशिप बिटवीन विंड स्पीड एंड सैंड मूवमेंट, ये किस तरीके से हो रहे हैं, ये फिगर आप थोड़ा एक बार देख लीजिएगा, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर द वर्ल्ड्स हॉट डेजर्ट एज ए मेजर सोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक डस्ट, इस पहले ही पढ़ चुके हैं। डिफ्लेशन क्या होता है इससे पहले पढ़ चुके हैं। इरोजनल लैंडफॉर्म, इरोजनल लैंडफॉर्म में हमारा क्या लैग डिपोजिट्स पढ़ चुके हैं। डेजर्ट पेवमेंट, स्टोन पेवमेंट, ये सब पढ़ चुके हैं। फिर वेंटिफैक्ट, ड्रिक एंड टेयर, ये सब इतना टर्म है ना, ये एक बार देख लीजिएगा, इसका टर्म थोड़ा थोड़ा अलग दिया हुआ है, लेकिन इसको हम अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं ना। हमाडा और सीरीड भी पढ़ चुके हैं इससे पहले उसी में। और फिर डिफ्लेशन हॉलो, ये भी पढ़ चुके ओके। आगे रिपल, ये सब कंप्लीट है हमारा। मैं आपको इसका PDF दे दूंगा, हाँ टेलीग्राम में आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा।
और फिर हाँ इसको देखिए, रिलेशनशिप प्रोपोज्ड बाय आई.जी. विल्सन बिटवीन एरियल फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो ये जो नाम है ना आई.जी. विल्सन, ऐसे ही पूछा सकता है कि हमारा रिलेशनशिप कौन प्रपोज किया था, एरियल फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का, तो आई.जी. विल्सन हो जाएगा। तो इस टाइप से भी यहाँ पर ही क्वेश्चन बन सकता है। फिर हमारा बिटवीन ऐसे किस टाइप से यहाँ पर क्या क्या हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन ड्यून देखिए सबसे ज़्यादा स्पीड में होते हैं, मतलब वेवलेंथ इनका सबसे ज़्यादा होता है और नंबर पर यूनिट एरिया भी ज़्यादा होता है। तो रिपल ड्यून, मेगा ड्यून्स कैसे कैसे बन रहे हैं, ठीक है। तो ओके याद रखिएगा। मैकेनिज्म रिपल फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू मॉडल ऑफ आर ए बैगनॉल्ड, किस तरीके से हमारा रिपल फॉर्मेशन हमारा फिर फॉर्म हो रहा है। तो इस जो डायग्राम है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा एक बार। और इसको तो हम पढ़ ही चुके हैं, स्टार ड्यून, रिवर्सिंग, लीनियर, बार्कन, बार्कनॉइड रेज, ट्रांसवर्स रेज, ये भी पढ़ चुके हैं। और देखिए ये जो फिगर है ना, इसको मैं बोल रहा था, इस फिगर में यहाँ जो बुक है इससे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो वन डायरेक्शन जो होगा मतलब यूनिडायरेक्शनल, तो हमारा क्या क्या वो है, ट्रांसवर्स रेज, एसिमेट्रिक रेज, बार्कनॉइड रेज, ठीक है। फिर हमारा रो ऑफ कंटिन्यूअस क्रिसेंट्रिक फॉर्म्स, फिर हमारा बार्कन, क्रिसेंट्रिक रेज, ओके। फिर हमारा टू डायरेक्शन मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जो आएंगे हमारा क्या होंगे, बाई डायरेक्शनल मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमारा कौन सा था, रिवर्सिंग ड्यून जो बन रहा था। फिर हमारा एसिमेट्रिक रेज, रिवर्सिंग ड्यून मतलब एक ठो विंड इधर से आएगा, एक डायरेक्शन इधर से आएगा, तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनेगा उस टाइप का हम क्या बोल रहे थे, ड्यून जो बनेगा उसको हम रिवर्सिंग ड्यून बोलते हैं। फिर हमारा टू अपोजिंग यहाँ पर फिर क्या हो गया, लीनियर ड्यून, लीनियर ड्यून में भी हमारा सेम हो रहा था, बाई डायरेक्शनल होता है। फिर हमारा 3 और मोर मल्टी डायरेक्शनल देखा जाए तो हमारा कौन से थे, स्टार डोम। फिर हमारा नॉन कोई भी टाइप का यहाँ पर नहीं होगा तो उसमें क्या बोलेंगे, डोम बोलेंगे, सर्कुलर इलेक्ट्रिकल माउंट। तो ये जो टेबल है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको यहाँ से ये बस याद रखना है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। और फिर हमारा एक मिनट, हाँ आ गया, हाँ ये भी वही चीज़ है जो मैं आपको पहले वही बता चुका हूँ। यहाँ पर जो स्टार ड्यून, ट्रांसवर्स ड्यून, लीनियर ड्यून, बार्कन ड्यून इसे बोला था ना, वही चीज़ है कि यूनि डायरेक्शन मतलब यूनी मॉडल और मल्टी डायरेक्शन जो दिया है वहाँ पर ही कॉम्प्लेक्स दिया था, ठीक है। सेम टर्म है, बस वही एक ही चीज़ है कि यहाँ पर ही किस तरीके से हमारा फ्लो हो रहा है, मतलब यूनि डायरेक्शनल होगा। और यहाँ पर जो है सैंड का थिकनेस मतलब सैंड सप्लाई अगर मिनिमम होगा तो हमारे यहाँ पर बार्कन बन रहा है। फिर हमारा उसी तरीके से लीनियर, स्टार और ट्रांसवर्स ड्यून कब कब बनेंगे वो हमारा इस फिगर को आप ये अच्छे से याद रख लीजिएगा। इस टाइप से भी यहाँ पर पूछा जा सकता है, मतलब दे देगा ये कौन सा फिगर है, मतलब ये लिया नहीं रहेगा कि ABCD को फिलअप करो कौन सा क्या है। तो स्टार, ट्रांसवर्स, लीनियर, बार्कन आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा, ओके। ये हमारा इंपॉर्टेंट है नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर हमारा यहाँ पर सीफ ड्यून, में पहले पढ़ चुके हैं हम, उससे पहले भी क्या है, सीफ ड्यून इज साइनस, रेडियली शॉर्ट एंड इज ए शार्प क्रेस्ट एंड पॉइंटेड डाउनवर्ड टर्मिनस, ओके फाइन। बॉटिसेस ये क्या हो गया, ओके ये क्लियर है। हाँ ये जो टर्म है इसको भी आप अगर पढ़ लीजिएगा क्या है क्या नहीं है, ब्लू आउट, पैराबोलिक ड्यून, इसमें अच्छे तरीके से दिया गया है। तो इस जो टेबल है ये भी अच्छे तरीके से आप इसको पढ़ लीजिएगा। बस ये चैप्टर यहाँ पर ही कंप्लीट हो जाता है हमारा एलियन प्रोसेस लैंडफॉर्म, और इससे बाहर मुझे नहीं लगता कुछ आएगा। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने आपको पढ़ा दिया है, ओके। सो आपको अगर मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, आप इसको सपोर्ट करना चाहते हैं तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। और हाँ इसको लाइक और सब्सक्राइब करके कुछ भी अगर आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा। और हाँ याद से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ओके। सो थैंक यू वेरी मच।